Hey everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है श्वेता and today I am going to start with the lecture series of Contract Act. तो चलिए, so this is the first lecture series which is organized by Legal Cognitions. Now, this lecture series consists of 4 lectures जिसमें से फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिसमें मैं 4 वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक्स एंड डिटेल्स पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी. नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट लेक्चर सीरीज में जो फर्स्ट वीडियो है उसका सिर्फ सेक्शन 1 टू सेक्शन 20 का डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस एंड शॉर्ट टाइटल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो लेट्स बिगिन. नाउ फॉर द बिगनिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक जॉइंट फैमिली की तरह था. उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेपरेट हो गया उसमें से एंड कुछ ही टाइम बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग हो गया. तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में जिसमें 1 टू सेक्शन 75 है एंड कुछ पार्ट आगे की हैं जिसमें टॉपिक्स आते हैं बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टाइटल से. सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहाँ पे एक्सटेंड हुआ है और कौन से दिन ये फोर्स में आया था. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में एक्सटेंड हुआ है एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट शैल केम इनटू द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872. तो आप देख रहे हैं कि जिस दिन ये फोर्स पे आया जिस ईयर में उस ईयर को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ लिखेंगे. ठीक है, so it has come into the force on first day of September 1872. Therefore, it is called Indian Contract Act 1872. ठीक है, so अब हम अपने definitions पे जाते हैं. Section 2A of Indian Contract Act says when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that of other to such act or abstinence he is said to make proposal. ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में इसको एक बार रीड कर लिया है कहा जाए तो. इसको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ मैं. ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भाई मुझे अपना मोबाइल बेचना है और मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ. ठीक है, 20,000, यस 20,000 में. ठीक है, तो ये इन जनाब को प्रपोजल दे रहे हैं. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप 20,000 में ये लीजिए, मैं इससे कम रेट में किसी भी और को नहीं बेचूंगा. मतलब यहाँ पे ये इनको सिग्निफाई कर रहे हैं इनका विलिंगनेस, मिस्टर ए का विलिंगनेस कि हमें मोबाइल बेचना है. और यहाँ पे ये एब्सटेन कर रहे हैं कहते हुए कि मैं 20,000 के अंदर किसी को भी ये मोबाइल नहीं बेचूंगा. ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, ये इस तरह से मिस्टर बी को ऑफर दे रहे हैं कि इनका व्यू ये है कि वो ये ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, ही इज सेड टू मेक प्रपोजल. मतलब यहाँ पे अगर ये इस व्यू से ऑफर दे रहे हैं या प्रपोजल दे रहे हैं कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले, इसको हम प्रपोजल बोलेंगे. ठीक है, सो प्रपोजल एंड ऑफर, प्रपोजल और ऑफर, दिस कैन बी सेड एज प्रपोजल और ऑफर. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज फ्रॉम द सेक्शन 2B. ठीक है, when one person to whom the proposal is made signifies, वहाँ पे सेक्शन 2A में प्रपोजल की बात की गई है. ठीक है, और वहाँ प्रपोजल दिया गया था, यहाँ पे प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent. ठीक है,
मिस्टर ए, वो हम लोग वो पुराना वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मोबाइल बेचने का प्रपोजल दिया था, ठीक है। अब मिस्टर बी सिग्निफाइज हिज असेंट, बता रहे हैं कि हमें मोबाइल लेना है 20,000 में, ठीक है। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। सो इफ यू कैन सी द एरो विच आई हैव मार्क्ड, ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया और कहा हाँ मोबाइल के लिए वो 20,000 देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो दिस हैज बिकम अ प्रॉमिस, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन के तौर पे देखें तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस, ठीक है। किसी ने प्रपोजल दिया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो इसको कहेंगे प्रॉमिस, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन इज टू क्लॉज सी, ठीक है। टू क्लॉज सी क्या बोल रहा है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, यानी जब ए ने प्रपोजल किया था मोबाइल बेचने का, तो उसको कहेंगे प्रॉमिसर। और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, मतलब मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया था प्रपोजल कि वो मोबाइल खरीदेंगे, तो उनको कहेंगे प्रॉमिसी, ठीक है। प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। सबसे ज्यादा सिंपल है, इसको याद रखना। जिन्होंने दिया प्रपोजल वो है प्रॉमिसर, जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो है प्रॉमिसी, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ promiser, ठीक है, द promisee और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing, यानी past, ठीक है, and और thus और abstain from doing यानी present, ठीक है, और promises to do और abstain from doing यानी future, ठीक है। or something such act or abstinence or promise is called consideration for a promise, ठीक है। अभी यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मोबाइल बेचा था, उसके बदले में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 20,000 रुपीज देने के लिए कहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 20,000 दे दिया हो, उसके बाद मोबाइल लिया हो, दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, या फ्यूचर में प्रॉमिस करे दैट ही विल पे दिस अमाउंट ड्यूरिंग और विल पे दिस अमाउंट इन फ्यूचर, ठीक है। तो अब वापस से हम लोग एक बार सेक्शन को देखते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, desire of the promiser, the promisee or any other person, promisee or any other person, ठीक है, done और abstain from doing, कुछ करते हैं या abstain करते हैं किसी को कुछ काम करने से, और does और abstain from doing same but in the present tense, और promises to do or abstain from doing in future, ठीक है, something such as act or abstinence और promises is called consideration for the promise, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज ई डेफिनेशन का। इसमें क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, ठीक है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट होता है जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मोबाइल के लिए कहा, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 20,000 के लिए कहा था, 20,000 रुपए के लिए कि हम पे करेंगे, तो इसमें कंसिडरेशन है, प्रॉमिस है, तो इसे कहते हैं अग्रीमेंट। अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेल ऑफ माय हाउस। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल ऑफ हाउस के लिए कहा, मिस्टर बी ने अग्री किया और उन्होंने 5 लाख बोले हैं उस घर के लिए, तो दिस इज अ लीगल कंसिडरेशन, दिस इज अ प्रॉमिस विच इज सेट टू बी अग्रीमेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन 2F, which says promises which form the consideration or a part of consideration for each other are called reciprocal promises, ठीक है।
सिमिलरली जैसा हमने लास्ट में एग्जाम्पल लिया था वैसा ही एग्जाम्पल अगर अभी देखें, ठीक है, तो प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन, यानी जैसे मैंने आपको लास्ट में समझाया दोनों साइड से लेना देना होगा, और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है, इन पार्ट्स कंसिडरेशन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। समझा? चलो नेक्स्ट में आते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज जी, एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। अब अग्रीमेंट जो कि जिसका मैंने डेफिनेशन पहले बताया था, कौन से सेक्शन में कहा था याद करिए, सेक्शन 2 क्लॉज ई, ठीक है, इसमें था एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, यानी कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, वॉइड, ठीक है। वॉइड यानी कि जो अग्रीमेंट को हम कोर्ट में क्लेम ही नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। अब वॉइड देखा जाए, और इलीगल अग्रीमेंट नाम का आपने सुना होगा, ठीक है। void agreement are those agreement which are not enforceable। अब illegal agreement भी enforceable नहीं होते हैं, but these agreement are not void agreement, ठीक है। इसमें पार्टी अग्रीमेंट फॉर्म कर ही नहीं सकती है, ठीक है, they will be liable for doing such agreements, ठीक है। तो void is different, illegal agreement is different, all illegal agreements can be void agreements, but all void agreements cannot be illegal agreements, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं, डेफिनेशन 2 क्लॉज एच, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो अग्रीमेंट जो कोर्ट के लिए एनफोर्सेबल है, कोर्ट में एनफोर्सेबल है, आर सेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी मच सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज आई कहता है एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others is a voidable contract, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए, ठीक है, मिस्टर बी, ए का एक सन है जो है मिस्टर सी। अब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को किडनैप कर लिया, ठीक है, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि आप मुझे 10,000 रुपीज दीजिए, नहीं बहुत कम हो रहा है एक्चुअली, 10 lakhs बोलते हैं, ठीक है, 10 lakhs रुपीज दीजिए अपने बच्चे को वापस ले जाने के लिए। मिस्टर ए बोलता है ठीक है, मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे मेरे बच्चे को वापस कर दो, ठीक है। जब बच्चा सी से ए के पास आता है वापस, तब तक पैसे मिस्टर बी के पास नहीं पहुंचे होते हैं, ठीक है। अब सी जो है वो वापस आता है, तो ए को पता चलता है कि अरे सी का ध्यान जो बी किडनैपर था उसने बहुत अच्छे तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ए को बी को 10 लाख रुपीस देना चाहिए, ठीक है। अगर वो दे रहा है, अगर वो दे रहा है तो फिर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एट द ऑप्शन ऑफ ए, ठीक है। बट अगर वो नहीं देता है तो इट इज नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर ऑन अदर्स, ठीक है, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है ये समझने के लिए, ठीक है। ए होता है, बी होता है, ए का बच्चा सी होता है, बी ने सी को किडनैप किया है, ठीक है। बी सी को किडनैप करके ए को बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपीस दो तो मैं सी को वापस करूंगा, बी सी को वापस करता है। उस टाइम पे ए के पास पैसे भी होते हैं, सी भी होता है। ए को ऐसा लगता है कि अरे वाह, बी को बहुत अच्छे से सी ने बी ने बहुत अच्छे से संभाला है सी को, इसलिए वो 10 लाख रुपीस बी को देने के लिए रेडी होता है। अब ए के ऊपर है, अगर ए 10 लाख रुपए बी को देता है तो इट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, ऑप्शन ऑफ वन और मोर मतलब ए, ठीक है, देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, मतलब बी के ऑप्शन में नहीं है वो, ठीक है, इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
सेक्शन 2 क्लॉज जे, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले सही था, पहले एनफोर्सेबल था कोर्ट में, पर बाद में जाके, ठीक है, नहीं रहा। ठीक है, ये एनफोर्सेबल है, ये नहीं एनफोर्सेबल है। सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ठीक है, ये वॉइड हो गया। ठीक है, पहले एनफोर्सेबल बाय लॉ था, बाद में नहीं हुआ, तो ये अब वॉइड है। ठीक है, सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 4। चलो यहाँ पे हमारे डेफिनेशंस खत्म हो गए हैं, इसके बाद हम लोग हमारा मेन सेक्शन चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सेक्शन। सेक्शन 4, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स रखे हैं, तो देखते हैं कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे यस, मिस्टर ए ने बाय पोस्ट मिस्टर बी को अपना हाउस सेल करने के लिए, ठीक है, एट अ सर्टेन रेट उनको लेटर भेजा। ठीक है, इन्होंने लेटर एक्सेप्ट किया, यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। सी, वेरी सिंपल। तो बाकी दोनों एग्जाम्पल भी देखते हैं इसी तरह से, वो भी काफी सिंपल। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ए ने बी को लेटर भेजा कुछ चीज बेचने के लिए, लेट्स सपोज हाउस बेचने के लिए, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, और बी ने एक्सेप्ट किया और उनको लेटर वापस भेजा मिस्टर ए को। ठीक है, तो अब ए का कम्युनिकेशन कब हुआ? जब इन्होंने लेटर भेजा मिस्टर बी को, और मिस्टर बी का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? जब उनको लेटर रिसीव हुआ और उन्होंने लेटर भेजा मिस्टर ए को। ठीक है, तो यहाँ पे एज अगेंस्ट ए लेटर ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेड व्हेन he has dispatched the letter and it has been received by B. ठीक है, as against B जब उन्होंने लेटर लिखा and which is received by A। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेट्स सी आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए है ये और ये है मिस्टर बी। ठीक है, ए ने रिवोक किया टेलीग्राम जो मिस्टर बी ने भेजा था। ठीक है, अब ए ने जो रिवोक किया था उसको टेलीग्राम से मिस्टर बी को भेजा। ठीक है, अब ए ने डिस्पैच किया, तो यहाँ पे इनका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बी ने एक्सेप्ट किया वो रिवोकेशन, तो ये उनके साइड से कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ जो बी ने रिवोकेशन एक्सेप्ट किया था, जो इनके साइड से कंप्लीट किया हुआ है, इन्होंने वापस से उस रिवोकेशन मतलब उस टेलीग्राम को रिवोक किया। ठीक है, अब ये जब इन्होंने डिस्पैच किया तो यहाँ से कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, और फ्रॉम ए साइड इनकी यहाँ पे वो कम्युनिकेशन जब इन्होंने रिसीव किया तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। ठीक है, अब ए ने बी को ऑफर किया था, ठीक है, फॉर सेलिंग हाउस एट 20,000। ठीक है, अब ए ने बी को 20,000 के लिए कहा था सेल करने के लिए हाउस, लेकिन बी को मंजूर नहीं, तो बी ने रिवोकेशन लेटर भेजा टेलीग्राम से टू मिस्टर ए। ठीक है, अब मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया वो, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ बाय मिस्टर ए व्हेन ही रिसीव्स दैट लेटर। ठीक है, अब मिस्टर ए ने कहा नहीं नहीं 20,000 से कम नहीं चलेगा, 20,000 में ही होगा, उससे कम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने अपना रिवोकेशन मिस्टर बी को भेजा, तो यहाँ पे जब इन्होंने डिस्पैच किया, ठीक है, तो इनका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे जब उन्होंने वो डिस्पैच लेटर को रिसीव किया, तो यहाँ पे इनका रिवोकेशन एक्सेप्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, दैट इज सेक्शन 5, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस एक इलस्ट्रेशन के साथ, वही इलस्ट्रेशन जो यहाँ सेक्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, लेट्स सो ये है मिस्टर ए
ये है मिस्टर बी, ठीक है। अब ए ने मिस्टर बी को हाउस सेल करने के लिए लेटर पोस्ट किया, ठीक है, और बी ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब ए कब उसको रिवोक कर सकते हैं? ए में रिवोक हिज प्रपोजल, मतलब उन्होंने जो प्रपोजल दिया है उसको वो रिवोक कर सकते हैं एनी टाइम बिफोर, ठीक है, एनी टाइम बिफोर और एनी मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। जब ए ने बी को प्रपोजल दिया, ठीक है, तो वो अब उसको रिवोक कर सकते हैं तभी तक जब तक बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनको ना भेजे, ठीक है, या फिर उससे पहले, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। अब बी कब कब उसको रिवोक कर सकते हैं? बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर or at the moment when the letter of communication reaches to A but not afterwards, ठीक है। अब इन्होंने सेल का ये किया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बी ने, ठीक है भाई मैं लेने के लिए रेडी हूँ। उसने लेटर ऑफ कम्युनिकेशन भेज दिया ए को, ठीक है, बट अब बी को प्रॉब्लम हो रहा है, बी को अब नहीं लेना है, ठीक है, सेल का प्रॉपर्टी नहीं लेना है, तो वो लेटर ए के पहुंचने से पहले ही उनको रिवोक करने की राइट है, ठीक है, एंड नॉट आफ्टर दैट। सिंपल। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन। इट सेज रिवोकेशन हाउ मेड, ठीक है। देर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसमें बता रहे हैं कि कैसे रिवोकेशन होने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू अदर पार्टी, ठीक है। ए है प्रपोजर, उसने प्रपोज किया, ठीक है, उसने प्रपोजल रखा टू बी। अब ए बी को नोटिस दे कि उसको रिवोक करना है, ठीक है, टू द अदर पार्टी एंड नॉट अदरवाइज, ठीक है, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। अब जब सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाले का इतना ही है, सेकेंड वाले में देखते हैं, ठीक है। बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, यानी ए ने बी को लेटर लिखा है कि विद इन 2 days आप हमें रिप्लाई करिए, ठीक है। अभी बाय द लैप्स ऑफ टाइम 2 दिन हो गए, ठीक है, इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस 2 दिन में इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, मिल गया है फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, 2 दिन का टाइम दिया है या फिर कोई टाइम नहीं दिया है लेकिन फिर भी बी फेल्स टू रिप्लाई इन 1 year, ठीक है, 1 साल हो गया बी ने रिप्लाई नहीं किया, या सपोज 1 month हो गया बी ने रिप्लाई नहीं किया, तो ये रीजनेबल टाइम है टू अंडरस्टूड दैट द कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेड बट सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, सो इन दिस मैनर रिवोकेशन हो सकता है, ठीक है। थर्ड, बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब ए ने बी को कहा है कि आप ये काम कर दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको सेल करूंगा, ठीक है। अब ये काम में क्या हुआ, बी को बोला है कि आप इस प्रॉपर्टी पे, ए को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है बी को, ठीक है। ए ने बोला बी को कि आपको मैं ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले आप मुझे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा दीजिए, 10,000 सपोज, ठीक है, 10,000 अमाउंट आप एक्स्ट्रा दीजिए, बाकी की पेमेंट आप बाद में कर दीजिए, ठीक है। बट बी is failed to pay a 10,000, ठीक है। So by the failure of acceptor to fulfill a condition precedent, यानी condition precedent यानी कोई भी काम, कोई भी एक्शन होने से पहले कोई भी चीज कहा जाए करने के लिए, वो नहीं कर पाए सामने वाला, दैट इज कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है, वो फेल कर दिया, तो इसलिए रिवोकेशन हो सकता है। उसके बाद बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, यानी जो प्रपोज कर रहा है, जिसने प्रपोजल किया है, वो गरीब हो जाए, उसका दिमाग सही से नहीं चले, या फिर
वो मर जाए, ठीक है। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस, ठीक है। मर जाना या फिर दिमाग काम नहीं करना उसका, द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 7। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पॉइंट पे हो, यानी कि इधर उधर नहीं हो, एकदम प्रॉपर हो, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस, in order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified, ठीक है। तो वो absolute and unqualified होना चाहिए, ठीक है। next, be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner, यानी कि जो proposal है वो एक manner prescribe कर रहा है, ठीक है। अगर वो manner prescribe कर रहा है, उसी तरीके से वो follow हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं मतलब उस मेथड से, ठीक है, तो प्रपोजर may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner, ठीक है। अगर फिर भी प्रपोजर फेल हो गया इन्फॉर्म करने में ये चीज कि वो प्रिस्क्राइब मैनर में ही एक्सेप्ट होगा, तो उसको डीम करेंगे दैट ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। एक बार और इसको देखते हैं। नाउ, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अगर उसमें एक टर्म रखा है कि इट शुड बी एक्सेप्टेड इन अ रीजनेबल मैनर, ठीक है। unless the proposal prescribes the manner in which it is accepted. If the proposal prescribe a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, ठीक है, the proposer जो प्रपोज करता है, प्रपोजर may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist कि ये accept तभी होगा, it should be in prescribed manner, ठीक है, and not otherwise, but if he fails to do so he accepts the acceptance, ठीक है। very simple। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 8, acceptance by performing conditions or receiving consideration, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर को कुछ कंडीशंस दिए हैं और कहा है, प्रपोज किया है, ठीक है। मिस्टर बी वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मिस्टर बी एक्सेप्ट कर रहे हैं कंसिडरेशन ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal, ठीक है। I have explained you the terms consideration or reciprocal promises, ठीक है। तो now this is very easy to understand, ठीक है। ए ने जो कंडीशन दिया है बी को, बी उसको फुलफिल कर रहे हैं। बी acceptance of any consideration for reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of proposal, ठीक है। let's see section 9, promise is expressed and implied, ठीक है। चलो पहले रीड कर लेते हैं ये। in so far as the proposal or acceptance of any promises is made in words, ठीक है, in words the promise is said to be expressed, ठीक है, words में है तो it is expressed। in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied, ठीक है। अगर वर्ड्स में नहीं है, अदर देन वर्ड्स है, तो उसको हम कहेंगे implied, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ए ने बी को अग्रीमेंट बनाया, ठीक है, या फिर फोन पे कॉल करके उनको कहा कि हमें ये चीजें बेचनी है, ठीक है, तो वो हो गया एक्सप्रेस, ठीक है। सामने से बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो वो है एक्सेप्ट प्रॉमिस, ठीक है। ए ने सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं,
ए ने बी को कहा कि अगर, ठीक है, ये चीजें, यानी कोई भी ऑक्शन सेल है जहाँ पे फोटोज लगे हुए हैं और उसके नीचे प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो जाके वहां से कोई भी ऑक्शन सेल का फोटोज परचेज करते हैं तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इम्प्लाइड प्रॉमिस दैट ही हैज टू पे दिस मच अमाउंट, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, so let's see what section 10 of Indian Contract Act says. Now, what agreements are contract? So all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract. Competent to contract यानी कि नॉन माइनर, ठीक है, वो साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, ठीक है, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट and are not hereby expressly declared to be void, ठीक है. तो देखते हैं what are lawful consideration. सबसे पहले, ठीक है, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, ए ने बी को कहा आप मुझे 20,000 रुपए दो, मैं आपको ड्रग्स जो इलीगल है वो सेल करूंगा, ठीक है. तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. वॉइड का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था, विच आर नॉट एन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है. फ्री कंसेंट का डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ठीक है. चलो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट सेक्शन सेज. सेक्शन 11, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे था फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, ठीक है. मेजोरिटी यानी 18 साल के ऊपर, जो कि मेंशन किया है मेजोरिटी एक्ट में, ठीक है. उसके बाद टू विच ही इज सब्जेक्ट वन एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, जिसका दिमाग सही हो, जो दिमाग से बराबर हो, जिसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो दिमाग में, ठीक है. एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, ठीक है. एक पर्सन को डिस्क्वालिफाई नहीं किया हो बाय द लॉ, ठीक है. So these are the person who are competent to contract. Okay. Now let's see what is section 12 of Indian Contract Act. What is sound mind for the purpose of contracting. अब यहाँ पे हमें डिटेल में दिया है कि साउंड माइंड किसको बोलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है. अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. अ पर्सन इज सेड टू बी sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it, ठीक है, he is capable of understanding, ठीक है. सिंपल है, जब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तब उसको समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में है एंड ऑफ द फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, ठीक है. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, मोस्टली एक पर्सन अनसाउंड माइंड है बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक पर्सन है जो हमेशा ही पागलपन जैसी हरकतें करता है, जिसके पास दिमाग नहीं है ठीक से, बट ओकेजनली वो ठीक रहता है. मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज आउट ऑफ साउंड माइंड, व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे not make a contract when he is of unsound mind, ठीक है. It is very simple to understand. अब जो मिस्टर ए है वो सारा टाइम पागल जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन उनको कभी कभी
साउंड माइंड होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो साउंड माइंड हो तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। A person who is usually sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind, ठीक है। इसमें अगर ए हमेशा साउंड माइंड है लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड होते हैं, तो वो अनसाउंड माइंड के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस में सबसे पहला है, अ पेशेंट इज अ लुनाटिक असाइलम who is at intervals of sound mind may contract during those intervals, ठीक है। यही पहला वाला एग्जांपल जो मैंने आपको कहा, जिसमें ए हमेशा सही है बट इंटरवल्स में वो साउंड माइंड रहते हैं, कभी कभी ठीक होते हैं, तो वो उस इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेन मैन, इनसेन मतलब पागल, सेन मतलब पागल नहीं है, ठीक है। हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर or who is so drunk that he cannot understand the term of contract or form a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract while such delirium or drunkenness last, ठीक है। अगर कोई इंसान है जो दिमाग से ठीक है, ठीक है, जिसका पर दिमाग कुछ टाइम के लिए खराब हुआ है किसी बीमारी की वजह से, या तो उसने पिया हुआ है और पी के अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को void माना जाएगा, कैन नॉट मेक सच कॉन्ट्रैक्ट्स एट दैट टाइम, ठीक है। लेट्स सी द सेकंड illustrations again. A sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of contract or form a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract while such delirium or drunkenness last, ठीक है। Now coming to the section 13 of Indian Contract Act, which says the most important, that is consent, ठीक है। This is the most important term in your Contract Act, ठीक है। Let's understand this. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense, ठीक है। A है, B है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बी ने अग्री किया ए के साथ, ठीक है। दिस इज द कंसेंट, ठीक है। जब दोनों ने अग्री किया है एट द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। दिखने में ये बहुत सिंपल है, समझने के लिए उससे ज्यादा सिंपल है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट विच डिफाइंस फ्री कंसेंट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट free consent is. Now consent is said to be free when it is not caused by, ठीक है, not caused by coercion, which is section 15, undue influence, which is section 16, fraud, which is section 17, misrepresentation, section 18, mistake, section 19. तो हम डिटेल में देखते हैं कि ये पांचों एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, दैट इज कोएशन, ठीक है। कोएशन मीन्स यूजिंग फोर्स टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो अंडर कोएशन अ फोर्स और थ्रेट इज यूज्ड टू ऑब्टेन इन द कंसेंट ऑफ द पार्टी, ठीक है। दैट इज अ कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट. Section 15 of the Act defines coercion as, ठीक है, this is not exactly the definition given in the BAR Act. मैंने इसको थोड़ा सिंपल टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सेक्शन 15 क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, committing or threatening to commit any act which is forbidden by IPC, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्ट कमिट कर रहे हैं या थ्रेटन कर रहे हैं टू कमिट जो फॉरबिडन है आईपीसी के साथ, आईपीसी के हिसाब से यानी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से, unlawfully detaining or threatening to detain any property with the intention of causing any person to enter into a contract, ठीक है।
अगर हम अनलॉफुली डिटेनिंग यानी किसी को कब्जा करके रख रहे हैं, या फिर थ्रेटन कर रहे हैं डिटेन करने के लिए एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हमारा इंटेंशन है टू कॉज एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ए थ्रेटन्स टू हर्ट बी, ठीक है, इफ इट डज नॉट सेल। ए ने बी को थ्रेटन किया है कि अगर बी नहीं सेल कर रहा है उसका हाउस टू ए फॉर 5 लाख रुपीज, ठीक है। Here, even if we sell the house to A, it will not be a valid contract because B's consent was obtained by coercion, ठीक है। यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट will not be valid, and if the contract is not valid, therefore it is void, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नाउ द इफेक्ट ऑफ कोएजन इज दैट इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड इट इज वॉइड, ठीक है। बट यहाँ पे कोएजन जो है वो मेक करता है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल, ठीक है। दिस मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, ठीक है। सो द अग्रीव पार्टी कैन डिसाइड वेदर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अग्रीव पार्टी कौन है यहाँ पे? ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसमें अग्रीव पार्टी कौन है? बी, ठीक है। तो ये बी के ऊपर है टू डिसाइड वेदर द परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल बी विशेस द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, इफ बी विशेस द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म। जैसा कि आपको याद होगा मैंने डेफिनेशंस के टाइम पे आपको वॉइडेबल का मीनिंग समझाया था। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। ए और बी थे, बी का बच्चा सी, कुछ कुछ याद आ रहा है? ठीक है, बी का बच्चा सी, सी को किडनैप किया है बी ने ए से 10 लाख रुपीस मांगे थे। जब सी वापस आया ए के पास तो ए को रियलाइज हुआ था कि सी का ख्याल बी ने बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है। तो अब ए के ऊपर है कि वो 10 लाख रुपीस सी को दे, ठीक है, या ना दे। तो इट इज एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। याद आया कुछ? ठीक। सो इन द अबव एग्जांपल इफ बी विशेस द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Also, if any money has been paid or goods have been delivered under coercion, ठीक है, it must be repaid or returned when the contract is cancelled, ठीक है। सिंपल है ये समझने के लिए। चलो, and the burden of proving coercion lies in on the party who wants to avoid the contract. So the aggrieved party will have to prove the coercion, that is prove that his consent was not free, ठीक है। आपको मैं ये पार्ट समझाती हूँ। जो burden of proof है of coercion lies on the party who wants to avoid the contract, यानी A है और B है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। A ने थ्रेटन किया B को if he does not want to sell his house to A for 5 lakh rupees. Here if B sells the house to A, it will not be valid contract. पर यहाँ पे अगर अब burden of proof देखा जाए तो ये पार्टी को होगा, यानी कि बी को, जिसको अवॉइड करना है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे दिखाना होगा कि जो इसका कंसेंट है, बी का कंसेंट है, वॉज नॉट फ्रीली गिवन, ये कोएजन में इसने ये एक्ट किया है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये समझ में आया हो कोएजन। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे आपको किस चीज पर डाउट है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अनडू इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये सब वर्ड्स थोड़े टेक्निकल है इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सेक्शन को मेंशन नहीं किया हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन डाला है, ठीक है। अनडू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस, ठीक है। It states that when the relation between two parties are such that one party is in position to dominate the will of other party and uses such influence to obtain an unfair advantage over the other party, it will be case of undue influence, ठीक है। ये सेक्शन 16 बोल रहा है कि जब दो लोगों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसमें से एक पार्टी ऐसे पोजीशन पे है कि वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकता है,
and uses such influence to obtain the unfair advantage over the other party. It will cease to be, it will be case of undue influence. ठीक है, देखते हैं. The section also further describes how a person can abuse his authority in the following two ways. Let's see what ways are those. When a person holds a real or even apparent authority over the other person, if he is in fiduciary relationship with the other person, यानी कि एक नौकर और मालिक का रिश्ता हुआ, डॉक्टर और पेशेंट का हुआ, एडवोकेट और क्लाइंट का हुआ, उसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहेंगे. ठीक है. If he makes a contract with a person whose mental capacity is affected by age, illness, or distress, the unsoundness of mind can be temporarily or permanent. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. For example, A sold his gold watch to his teacher B for only ₹500. ठीक है. A ने सेल किया his gold watch to B for only ₹500. अब ऐसा कौन है जो अपने घड़ी को सिर्फ 500 में बेचेगा, और सामने वाला कौन ऐसा है जो 500 में गोल्ड वॉच खरीदेगा. ठीक है. तो ये देख कर ही लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है. बिकॉज हिज टीचर प्रॉमिस्ड हिम good marks in exam, which is not right. ठीक है. Here the consent of A is not freely given as he was under the influence of his teacher. ठीक है. यहाँ पे A ने जब सोल्ड किया टीचर को 500 की घड़ी, तो टीचर ने उसको बोला कि बेटा अब मुझे है ना कम पैसे में घड़ी दे दो, मैं आपको अच्छे मार्क्स दूंगी एग्जाम में. ठीक है. तो यहाँ पे जो कंसेंट ए का था इज नॉट फ्रीली गिवन as he was under the influence of his teacher. वो लालच में आ गया मार्क्स के लिए. ठीक है. और अगर नहीं देता तो उसको फेल कर देते हैं. तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो अनडू इन्फ्लुएंस का बैठेगा. ठीक है. आगे देखते हैं. अनडू इन्फ्लुएंस, इन ऑर्डर टू बी एविडेंट, the dominant party must have the intention to take the advantage of the other party. ठीक है. यहाँ पे डोमिनेंट पार्टी है टीचर. टीचर को गोल्ड वॉच चाहिए, वो सामने वाले का एडवांटेज दे रही है ये कह के कि भाई हम आपको गुड अच्छे मार्क्स देंगे, बहुत अच्छे मार्क्स देंगे, तो आप मुझे ये गोल्ड वॉच 500 रुपए में बेच दो. ठीक है. इफ द इन्फ्लुएंस इज वेडेड टू बेनिफिट द अदर पार्टी, इट विल नॉट बी अनडू इन्फ्लुएंस. ठीक है. If the consent given by the person is not free due to undue influence, the contract becomes voidable. ठीक है. At the option of that party, and the burden of proof will be on the dominant party to prove the absence of influence. तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? टीचर पे. उसको ये बताना पड़ेगा कि एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पे है उनका. ठीक है. इजी टू अंडरस्टैंड. चलो आगे जाते हैं. ओके. सो द नेक्स्ट सेक्शन इज फ्रॉड, दैट इज सेक्शन 17. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. फ्रॉड मीन्स डिसाइड बाय वन ऑफ द पार्टीज, deceit by one of the parties, that is one of the party deliberately, ठीक है, this is the important word, makes false statement. So the misrepresentation is done with full knowledge that is not true, or is done recklessly without checking the truthfulness. ठीक है. And therefore this conduct is said to be fraudulent. It absolutely impairs free consent. ठीक है. आइए देखते हैं डिटेल में. तो according to section 17, fraud means and includes any of the following act committed by the party to a contract with the intention to deceive another party to a contract or to induce him to enter into a contract. Now, first, the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. ठीक है. The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. ठीक है. पहले एक बार सब रीड कर लेते, फिर I'll explain you. A promise made without any intention of performing it, and any other act fitted to deceive
any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent. ठीक है, चलो देखते हैं वापस स्टार्टिंग से. फर्स्ट पॉइंट क्या था? The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. ठीक है, एक इंसान को हम बोल रहे हैं कि ये जो घोड़ा है, ठीक है, हम जानते हैं कि वो बीमार है, पर हम उनको बोल रहे हैं कि नहीं, ये बीमार नहीं है, ये बहुत अच्छा रेस में दौड़ेगा, तो आप इसको खरीद लो. ठीक है, विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. ठीक है, फिर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज टू बिलीव ऑफ द फैक्ट. ठीक है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. घोड़े वाला एग्जाम्पल हम फर्स्ट टू में फिट कर सकते हैं. सेकंड थर्ड वाला जो है, एक प्रॉमिस हमने किया है कि हम इस घर को बेचेंगे इतना पैसा लेके. ठीक है, हमने पैसे ले लिए लेकिन हमने घर नहीं बेचा है. ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. ठीक है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू रिसीव, कोई भी ऐसा एक्ट विद इंटेंशन टू डिसीव और एनी such act or omission as the law specifically or specially declares to be fraudulent. ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, A brought a horse from B. A brought a horse from B. ठीक है, that the horse could be used on the farm. ठीक है, A find that the horse is lame and he cannot use the horse on his farm. ठीक है, A ने झूठ, B ने उसको झूठ बोला A को कि हॉर्स बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है, उसको हम फार्म में यूज कर सकते हैं. But later on, A find that the horse is lame and he cannot use the horse on his farm. Here, B has knowingly deceived A and this will amount to fraud. ठीक है, now in case of fraud, the contract become voidable at the option of the parties whose consent was obtained by means of fraud. फ्रॉड में भी एक्ट को voidable कहेंगे. ठीक है, mere silence about the facts which can be affect the willingness of a person to enter into a contract does not amount to fraud. ठीक है, जैसे हम हॉर्स का एग्जांपल लेते हैं. ए ने लिया है हॉर्स बी से. ठीक है, mere silence about the fact which cannot affect the willingness of a person to enter into a contract does not amount to fraud. अब A ने B से पूछा कि हॉर्स बीमार है, B शांत है. ठीक है, A फिर भी उसको खरीदने के इंटेंशन में है. ठीक है, which can affect the willingness of a person to enter into a contract does not amount to fraud. पर B उस पर शांत रहता है लेकिन फिर भी A हॉर्स को खरीद लेता है. ठीक है, then it does not amount to fraud. But if there is a duty to speak upon the person who is keeping silent, then it becomes a fraud. अभी यहाँ पे अगर A B को बता रहा है कि उसको हॉर्स को रेसिंग के लिए यूज करना है, फिर भी B A को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि उसकी हॉर्स की तबीयत खराब है और वो रेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इट बिकम्स फ्रॉड. ठीक है, let's see example of such cases is contract Uberium fights, also known as contract of utmost good faith, where full disclosure is expected. ठीक है, the burden of proof in cases of fraud lies on the party who alleges it. ठीक है, यहाँ पे A बोल रहा है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, B ने मुझे बताया नहीं था कि वो हॉर्स की तबीयत खराब है और वो रन नहीं कर सकता, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ बी ए पे आ जाएगा. ठीक है, द पार्टी हैज टू प्रूव द सर्कमस्टेंसेस व्हिच कैन लीड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड. merely making a mention of fraud in the pleadings is not enough. ठीक है, if the party whose consent has been obtained through fraud has the opportunity or means to discover the truth with ordinary diligence, then the contract will not be voidable. ठीक है, चलो. Now next is misrepresentation, that is section 18. Fraud was section 17, misrepresentation is section 18. ठीक है,
Now, misrepresentation means the positive assertion made by a person of fact which is not true, though he believes it to be true. ठीक है? The intention of the party which misrepresent is innocent. ठीक है? पहली बात तो means the positive assertion made by a person. चलो ये first हो गया point हमारा positive assertion. ठीक है? Which is not true though he believes to be true. ये हो गया second point. Third, intention of party which misrepresent is innocent. That is third one. It is not to deceive the other party into entering the contract. Let's say this is the fourth point. ठीक है? The intention of the party who makes the false statement is the difference between misrepresentation and fraud. तो अगर बोले तो डिफरेंस क्या है मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में? इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी. इंटेंशन को हम आईपीसीके में क्या बोलते हैं? किसी को पता है क्या? ओके, इट्स ए मेंस रिया. यस, मेंस रिया. So, intention of the party who makes the false statement is the difference between misrepresentation and fraud. Okay? So, the burden of proof lies on the parties claiming misrepresentation to avoid the contract to prove that the misrepresentation was used to obtain the consent. Okay? When the consent was obtained through misrepresentation, it becomes voidable at the option of the parties whose consent was obtained. ठीक है? चलो अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ मिसरिप्रेजेंटेशन का. ठीक है? ए ने बी को हॉर्स बेचा कह के कि हॉर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, रनिंग कर सकता है. ठीक है? अब बी को सेल करना था सी को हॉर्स. ठीक है? पर बी को कुछ पता नहीं है कि हॉर्स रन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग है. ओके? उसने ए से सुना और उसने बिलीव किया ये चीज. ठीक है? कि हॉर्स स्ट्रॉन्ग है. ठीक है? उसका इंटेंशन इनोसेंट था. उसने वही चीज सी को बोल के सी को सेल किया हॉर्स. ठीक है? दैट द हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग एंड दैट ही कैन रन. ठीक है? नाउ सी फाइंड्स आउट कि horse is not strong, neither he can run. ठीक है? So now he has filed suit against B saying that he has committed fraud. Now B has said that he has done the contract in misrepresentation. Therefore, this contract is made in misrepresentation and this contract between AB is done as fraud. I hope you all get the difference between misrepresentation and fraud. Here in B and C, the intention was clearly innocent and B wanted to sell C. ठीक है? And he believed that the horse which was being sold by A was strong and that he can run. But in this case, A's intention was to deceive B and sell the horse. ठीक है? So the intention of A was not right, therefore it is fraud. And here the intention of B was right, therefore it said misrepresentation. Okay? चलो, let's see the next point. It is mistake. अब देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है. ठीक है? So let's start mistake. That is section 19. Okay? So let's see what is mistake. ठीक है? अब mistake when one party has given his consent. ठीक है? When one party यानी कि A has given his consent under some kind of misunderstanding, then the consent is said to have been given by mistake. ठीक है? अब
बी ने ए को फोन पे कहा कि उनको प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है। इनके पास दो प्रॉपर्टी है, एक करजत और दूसरा मुंबई सबर्ब्स में, ठीक है। अब ए को लग रहा है कि उनको मुंबई की प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है। बी ने क्लियर नहीं किया कि उनको कहाँ की प्रॉपर्टी बेचनी है, बी ने सिर्फ कहा है कि उनको प्रॉपर्टी बेचना है। ए को लगा कि बी को मुंबई की प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देन द कंसेंट is said to be given by mistake, ठीक है। If there is no misunderstanding, the party would not have entered into a contract. अब A ने B को सेल कर दिया, C को सेल कर दिया, ठीक है। C को मुंबई में प्रॉपर्टी लेना था, A ने B को कहा प्रॉपर्टी के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे बना है। अगर यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म नहीं होता, ठीक है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ अ मिस्टेक इज ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज मिस्टेक ऑफ लॉ. So when a party has any misunderstanding with regards to legal provision, ठीक है, it is called mistake of law. Now the party can be confused regarding the law of the homeland or the law of the foreign land, ठीक है। पहले इसको एक बार रीड करके समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि इसका बेसिक क्या है, ठीक है। If it is a mistake regarding the law of the homeland, the contract cannot be avoided. The party cannot take the plea of having no knowledge of the law of his homeland. But if it is mistake regarding the law of the foreign country, he can be excused and the contract can be avoided by him, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ अगर देखा जाए तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ए जो कि रेजिडेंट है अमेरिका का, ठीक है। अभी उसने ट्रैवल किया है इंडिया में, ठीक है। लेट्स सपोज ए जो अमेरिका का रेजिडेंट है वहां पे एक लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है किसी एक्ट को, ठीक है। किसी लॉ को वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वहां पे वो चीज इलीगल नहीं है, बट ए वही चीज इंडिया में आके कर रहा है जो कि इंडिया में इलीगल है। दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। एक बार और दिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। द पार्टी कैन बी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द लॉ ऑफ द होमलैंड और द लॉ ऑफ द फॉरेन लैंड, ठीक है। जैसा अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में कुछ 1 लीटर अल्कोहल पी के गाड़ी चलाना अलाउड है, ठीक है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मैं ये नहीं बोल रही कि वो अलाउड है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे 0.5 ml से 30 ml तक ही अल्कोहल पी के गाड़ी चलाना अलाउड है, ठीक है। ये भी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज नॉट द रियलिटी, ओके। इसके लिए आपको नार्कोटिक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ वो होगा कि अगर मिस्टर ए अमेरिकन लॉ के हिसाब से 1 लीटर तक अल्कोहल पी के कार चला रहे हैं, मे बी वो जिंदा भी ना रहे उतना पीकर चलाने के लिए, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, ठीक है। उतना पी के चला रहे हैं तो इट इज इलीगल इन इंडिया। सो नाउ ही कैन नॉट से दैट इट इज अ मिस्टेक एंड ही कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, ठीक है। आई एम टेलिंग अगेन दैट दिस वाज द एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ व्हाट इज mistake of fact? When a parties have any misunderstanding regarding the subject matter or terms of the contract, it is said to be a mistake of fact. The mistake of fact B can be on the part of one party or both of them, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए बी, बी का 2 फ्लैट है, एक करजत में है, एक मुंबई में है। ए ने बी को फोन करके बोला कि उसको प्रॉपर्टी बेचनी है, बी ने मुंबई के फ्लैट के लिए सी से बात कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज यूनिलैटरल मिस्टेक एंड बायलैटरल मिस्टेक, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज यूनिलैटरल मिस्टेक, ठीक है। यूनिलैटरल मिस्टेक is where only one party of the contract is under mistake of fact
and therefore the contract generally speaking is not voidable or invalid. ठीक है. अब सेक्शन 22 बोलता है कि contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under mistake as to the matter of fact. However, there are some exceptions and accordingly even unilateral mistake of fact may result to a void agreement. ठीक है, तो unilateral mistake को हम डिटेल में सेक्शन 22 में पढ़ेंगे, जिसका हम लेक्चर नेक्स्ट सीरीज का करेंगे. ठीक है. Now, what is bilateral mistake? Bilateral mistake is when both the parties are under any mistake relating to the matter of fact essential to the agreement and the agreement becomes void. ठीक है. तो ये वाला एग्जाम्पल कैन बी bilateral mistake जहाँ पे B और C दोनों एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे हैं to sell the flat of A. ठीक है. So this is mistake of law, mistake of fact, and then mistake of fact into unilateral mistake, which we'll discuss later. That's all for today. If you like this video and find it informative, do like, share, and subscribe. Also follow me on Instagram, Facebook, of which link is given in the description box below. And if you want the explanation on any topic, do let me know in the comment section below. I will meet you in the next session. Till then, stay safe. Bye bye.